नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 37वां दिन है। कांग्रेस की पदयात्रा इस समय कर्नाटक में मौजूद है और आज शुक्रवार यानी 14 अक्टूबर को यात्रा कर्नाटक चित्रदुर्ग के रामपुरा से शुरू की गई, जो कि शाम के समय बेलारी में समाप्त होगी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई है यात्रा अब तक 925 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और ये यात्रा कुल 12 राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चित्रदुर्ग जिले के मोलाकलमुरु शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगार युवाओं ने उनसे पूछा कि वे कन्नड़ में अपनी परीक्षा क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि लोगों को कन्नड़ में उत्तर पुस्तिका लिखने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भाषा केवल वह नहीं जिसका उपयोग आप एक दूसरे से बातचीत के लिए करते हैं। ये भाषा इतिहास है, संस्कृति है, यह कल्पना है और किसी को भी लोगों को उनकी भाषा में बोलने से रोकना नहीं चाहिए। गांधी ने कहा ये ऐसे कुछ विचार हैं जिन्हें भाजपा और आरएसएस बढ़ावा दे रहे हैं। अगर भाजपा और आरएसएस को लगता है कि वे कन्नड़ भाषा पर, कर्नाटक के लोगों पर, कर्नाटक के इतिहास पर हमला कर सकते हैं तो उन्हें कांग्रेस पार्टी की पूरी ताकत का सामना करना होगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कोई भी कर्नाटक के लोगों को यह निर्देश नहीं दे सकता कि उन्हें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और कोई भी राज्य के लोगों को यह नहीं बता सकता कि उनके बच्चे किस भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। तमिलनाडु के लोग तमिल बोलना चाहते हैं और केरल के लोग मलयालम बोलना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दरअसल कुछ दिनों पहले जनता दल सेक्युलर के नेता कुमार स्वामी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की जा रही है, न कि किसी क्षेत्रीय भाषा में। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने छगन भुजबल के 75वें जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एनसीपी के गठन में उनकी भूमिका को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने 2002 में संकट में घिरी विलासराव देशमुख की सरकार को बचाने के लिए अहम किरदार निभाया था। इसके साथ ही पवार ने ये भी कहा कि यदि उद्धव ठाकरे ने हालिया संकट के दौरान जिसके चलते एनडीए सरकार गिर गई, भुजबल की मदद ली होती तो वह आज भी मुख्यमंत्री होते। पवार ने आगे कहा कि 1999 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन होने के महज 4 महीने बाद ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो गए। अगर पार्टी के पास और समय होता तो यह और सीटें जीत सकती थी और भुजबल मुख्यमंत्री बनते। पवार द्वारा छगन के मुख्यमंत्री बनने वाली बात पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर भुजबल शिवसेना ना छोड़ते तो उससे बहुत पहले ही मुख्यमंत्री बन गए होते। ठाकरे ने आगे कहा, मैं ऐसा व्यक्ति बन गया हूँ जिसे कोई झटका नहीं लगता, लेकिन जब भुजबल ने शिवसेना छोड़ी थी तो मैं स्वीकार करता हूं कि हमारा परिवार स्तब्ध रह गया था। वह गुस्सा जो उस समय निकला राजनीतिक था। हम लंबे समय तक इस बात को पचा नहीं पाए कि हमारे परिवार का एक सदस्य हमें छोड़कर चला गया है। गौरतलब है कि एक समय शिवसेना के दिग्गज नेता रहे छगन भुजबल ने 1990 में बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद जब शरद पवार ने एनसीपी का गठन किया तो वह उनके साथ चले गए। तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में 1991 के राजीव गांधी हत्याकांड के 2 आजीवन कारावास के दोषियों द्वारा समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका का समर्थन किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को केंद्र और तमिलनाडु सरकार को दोनों दोषियों द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया था, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 17 जून को पारित आदेश के खिलाफ उन्हें रिहाई देने से इनकार कर दिया गया था। वहीं राज्य सरकार ने जवाब में कहा कि दोनों ने 30 साल से अधिक की जेल की सजा काट ली है और उसने 4 साल पहले सभी 7 दोषियों की सजा में छूट को मंजूरी दे दी थी। साथ ही राज्य सरकार ने दोषियों एस नलिनी और आरपी रविचंद्रन द्वारा दायर अलग अलग याचिकाओं के जवाब में कहा कि कानून अच्छी तरह से जानता है कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा को आड़े हाथ लिया है। ममता ने गुरुवार को कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दुर्गा पूजा में गांधी जैसी प्रतिमा को असुर के रूप में दिखाने वाले विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि लोग इसे माफ नहीं करेंगे। इसके साथ ही सीएम ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए एक बार फिर केंद्र पर जांच एजेंसियों का गलत प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरों के घरों में एजेंसियों को भेजने से कोई क्रांति आ जाती है। आज ये लोग सत्ता में हैं तो ईडी और सीबीआई इनका समर्थन कर रही है, लेकिन जिस दिन ये लोग सत्ता से बेदखल होंगे यही ईडी और सीबीआई इनके पीछे भागेगी।
कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की अलग अलग राय सामने आई है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को बरकरार रखा है, जबकि जस्टिस धूलिया ने 5 फरवरी को दिए गए कर्नाटक सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया। दोनों जजों की अलग अलग राय सामने आने के बाद अब इस मामले को सीजेआई की बेंच के सामने भेजा गया है। सीजेआई यूयू ललित इस मामले में एक नई बेंच का गठन करेंगे। इस बेंच में 3 या इससे ज्यादा जज हो सकते हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा, इस बारे में मेरे 11 सवाल हैं और सीजेआई को बड़ी बेंच का गठन करते समय इन सभी 11 सवालों पर विचार करना होगा और इसके बाद ही बेंच के गठन के मामले में फैसला करना होगा। जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है और इस विवाद को सुलझाने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा जरूरी धार्मिक प्रथा वाला मुद्दा चुनना गलत था। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत यह पसंद का मामला है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लाए गए प्रस्ताव के बीच में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए बयान दिया, जिस पर भारत ने उसकी खिंचाई की। दरअसल प्रस्ताव पर अपने मतदान को लेकर बात करते हुए पाकिस्तान के राजनयिक मुनीर अकरम ने कश्मीर और रूस यूक्रेन की स्थितियों को एक समान बताया, जिसके बाद भारत ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान के द्वारा मंच का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, हमने फिर से देखा कि एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मंच का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की और मेरे देश के खिलाफ बेवजह और व्यर्थ की टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि झूठ फैलाने वाले इस तरह के बयान की सामूहिक रूप से निंदा होनी चाहिए। कंबोज ने कहा, जम्मू और कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। हम पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए कहेंगे ताकि हमारे नागरिक जीवन और आजादी के अधिकार का खुलकर इस्तेमाल कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।